ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी तक सेंटर ऑफ मास में बहुत चीज़ बात कर लिया था, पुली सिस्टम के बारे में बात किया था। पुली सिस्टम का जो ग्रेविटेशनल होता है, एक मास ज़्यादा होता है, एक कम होता है, तो M2 - M1 ब्ला ब्ला इस सब को हमने निकाल लिया था। और धीरे धीरे हम सेंटर ऑफ मास में आगे बढ़ते 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 जा रहे हैं और क्वेश्चन करते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन भी कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नीट प्लस जेई मेंस प्लस SCV के ऑब्जेक्टिव 1 दोनों उठा रहे हो और मस्ती से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, और समझ में भी आ रहा है भाई साहब। ठीक है, तुम्हारे कमेंट को देख के नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अच्छे से देखोगे समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई चीज ही नहीं है दुनिया में जो आदमी को समझ में ना आए, लेकिन बुद्धि होना चाहिए, थोड़ा सा समझने वाली बुद्धि को आप खुद ही यूज करोगे ना, कोई ऐसे नहीं है ना, तो वो चीज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, फटाफट हम लोग धीरे 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 गाड़ी के पहिए में धीरे धीरे आगे बढ़े, गाड़ी के पहिए में धीरे धीरे आगे बढ़े। तो यहाँ पे एक और शब्द आ गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कान खोल आंख देख और समझ अच्छे से। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कभी भी कोई चीज पढ़ा कर तो नाम के पीछे हमेशा भागा कर। कंजर्वेशन का मतलब होता है कोई चीज कंजर्व हो रहा है, कोई चीज कंजर्व हो रहा है, ठीक है, कोई चीज कंजर्व हो रहा है, कोई चीज कंजर्व हो रहा है। और कंजर्व क्या हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोमेंटम पे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोमेंटम पे चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो लीनियर मोमेंटम पे चल रहा है। अगर मान ले ये क्या है, सॉरी, अगर मान ले ये क्या है, मास 1 है, तो इसकी इनिशियल यू है भाई साहब, ठीक है, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक मास 2 है, इसकी इनिशियल U2 है भाई साहब, ठीक है, U2 है इसका, मास M1 है, इनिशियल U2 है, मास 2 है, इनिशियल U2, ठीक है। उसके बाद अब ये लीनियर मोमेंटम पे क्या हो रहा है, एकदम ये लोग चल रहे हैं, चल रहे चल रहे चल रहे चल रहे। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, जाएगा 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 जाएगा, इससे भिड़ जाएगा, ऐसे जाएगा जाएगा जाएगा। आदमी होता है ना ऐसे देखकर भिड़ जाते हैं, ऐसे ऐसे आदमी है ना जगह भिड़ जाते हैं। अब जैसे ही ये दोनों जाएगा भिड़ जाएगा, ऐसे जैसे बूम, ऐसे जैसे भिड़ जाएगा, ऐसे होगा। तो जैसे ही भिड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉलीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, कॉलिजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉलिजन हो जाएगा। क्या टकरा गए, क्या होगा, कॉलिजन। अब जैसी कॉलिजन हो जाता है तो मास 1 जो होता है, मास 1 जो होता है जिसकी इनिशियल U1 था, वो क्या हो जाता है, M1। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चलो ऐसे समझ लेता हूँ, ठीक है। क्या हो गया, M1 था, इनिशियल इसकी ये थी, M2 था, इनिशियल इसका ये था। ये दोनों क्या कर रहे थे, लीनियर मोमेंटम पे चल रहे थे, तो कंजर्वेशन हुआ, ये गया इससे ठुक गया। जैसे ही ठुक गया तो क्या हुआ, कॉलिजन हुआ इन दोनों में। कॉलिजन होके जो हमारा वेलोसिटी होता है M1 का, जो हमारा वेलोसिटी आता है V1 आता है, और M2 का जो हमारा वेलोसिटी आता है क्या होता है, V2 आता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे हमें सर पता क्या चला, तो इसमें हमें निकालना क्या है, इसमें क्या निकालना है, पूछ रहा है कि मोमेंटम कितना। चलो बताओ तरे, इसमें क्या मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, चलो इसमें बताएगा मोमेंटम कितना। मान ले M1 मास था, है ना, M1 मास था इस ऑब्जेक्ट का जो इनिशियल था इसका, M2 था जो U2 था इसका इनिशियल, ठीक है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, लीनियर मोमेंटम पे है, लीनियर मोमेंटम पे चल रहे हैं। M1 इनिशियल, M1 U1, है ना, M2 U2, ये लोग लीनियर मोमेंटम पे फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब ये 1 गया गया गया, इससे ठुक गया। अब ऐसे जैसे ही ठुका तो कॉलिजन हो गया, कॉलिजन हो गया, ठीक है। कॉलिजन मतलब ब्लास्ट हो जाता है, कॉलिजन मतलब क्या हो जाता है, एक ठुक गया, दोनों ठुक गए तो कॉलिजन हो गया। अब जब कॉलिजन हो गया तो M1 मास 1 का जो वेलोसिटी था क्या हो गया, V1 आ गया, मास 2 का जो वेलोसिटी था V2 आ गया। अब इन दोनों में बताना है कि मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम कितना रहेगा, इन दोनों बताना। यहाँ जो इनिशियल मास 1 था और मास 2 इनिशियल था, दोनों टकरा के कॉलिजन जो हुआ तो M1 वेलोसिटी 1 हुआ, M2 वेलोसिटी हुआ, तो मोमेंटम कितना हुआ भाई साहब, मोमेंटम कितना रहा, मोमेंटम कितना रहा। तो आप क्या बोलोगे सर, मोमेंटम कितना रहा, सेम मोमेंटम रहा। मतलब सर यहाँ जितना यहाँ भी उतना ही हुआ। मतलब सर P मतलब मोमेंटम से हम लोग करते हैं, P मोमेंटम से करते हैं, ठीक है। P मतलब मोमेंटम से हम लोग करते हैं, मतलब P मतलब सर P अगर इनिशियल जितना था, P इनिशियल जितना था सर, P फाइनल भी
उतना ही रहेगा। मतलब कि मोमेंटम यहां जितना था मोमेंटम यहां भी उतना रहेगा, तो आंसर इसका सेम मोमेंटम हो जाएगा। सर लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो पहला रीजन इसका ये होता है, इन दोनों में जो ये जो इसमें फोर्स लगाया, इन दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं, तो कॉलिजन हो रहे हैं, दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं कंजर्वेज हो रहे हैं, कंजर्वेशन हो रहा है, इन दोनों का जो कंजर्वेशन हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं कौन सा? इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं? उससे ठुकने की कोशिश करूंगा, आगे वाला बंदा मैं जाऊंगा वो भी चल रहा है, मैं भी ऐसे चल रहा मैं क्या कर जल्दी ठुक गया, तो मैंने अपना इंटरनल फोर्स बनाया ना, इंटरनल फोर्स लगा के उससे ठुक गया, है ना। और इंटरनल फोर्स जब भी लगता है, जब भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स लगता है, तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या हो जाता है? मोमेंटम सेम होता है। मोमेंटम क्या हो जाता है? सेम होता है। मोमेंटम क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। मोमेंटम क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। मोमेंटम क्या हो जाता है? सेम आ जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मजेदार एग्जांपल देता हूं। मान लो यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक बॉल रखा हुआ है ना। मान लो यहाँ पे क्या रखा हुआ है? एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ समझाता हूं। यहाँ पे क्या रखा हुआ है बेटा? अब तो बंद होगा नहीं, वरना मार के फेंक दूंगा मैं फोन को ही। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो यहाँ पे क्या है? एक बॉल है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है भाई साहब? एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है। ये बॉल किसमें है बेटा? रेस्ट में है। ये बॉल किसमें है बेटा? रेस्ट में है। अब ये बॉल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है। अब यहां से क्या हो रहा है? एक बॉल, ये यहाँ पे एक बॉल क्या है भाई साहब? ये मूवमेंट कर रहा है। ये क्या है? मूवमेंट कर रहा है। ये मूवमेंट करता है, ये क्या कर रहा है? मूवमेंट करता आया, इस बॉल को टक्कर मार दिया। अब ये बॉल को जैसी टक्कर मारा, ये बॉल को जैसी टक्कर मारा, तो ये क्या होगा? ये बॉल रुक गया, ये बॉल रुक गया, ये बॉल चलने लगा। तो कहने के बाद ये था, मान लो ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था। अब 1 मीटर पर सेकेंड चला, इसको टक्कर मार दिया। अब जैसे ही इसको टक्कर मारा, तो एक मोमेंटम दूसरे मोमेंटम में चेंज हुआ। सॉरी, ये क्या हो गया? मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना भाई साहब। एक बॉल था, एक बॉल यहाँ पे रेस्ट में था, एक बॉल मोशन कर रहा था, इसमें जाके टच हो गया, तो जैसे ही टच हो गया तो ये रेस्ट में आके मोशन करने लगा। लेकिन इस बीच में क्या हो गया? मोमेंटम तो सेम रहेगा ना, कॉमन सी बात है। अरे मोमेंटम सेम ही रहेगा ना यार, मोमेंटम कैसे बदल जाएगा यार? मोमेंटम कैसे बदल जाएगा? अरे है ना, मोमेंटम तो बदलेगा नहीं यार, ये तो एक कॉमन सी बात है, मोमेंटम नहीं बदलेगा भाई साहब। मोमेंटम कैसे बदल जाएगा? है ना, मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो इसी प्रकार से मोमेंटम क्या होता है? नहीं बदलता है। क्योंकि पहला चीज हमने क्या बताया था भाई साहब? पहला चीज क्या बताया था कि भाई साहब कौन सा फोर्स लग रहा है? कौन सा फोर्स? इंटरनल फोर्स लग रहा है। इंटरनल फोर्स सिस्टम में जब भी लगता है, मोमेंटम क्या हो जाता है? जितना पहले था उतना, जितना इनिशियल पे था उतना वेलोसिटी सेम आ जाता है, जितना पहले था उतना हो जाता है, मोमेंटम सेम हो जाता है। इसलिए P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। तो इसी पे एक फॉर्मूला भी आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का, कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू mv1 प्लस mv2। तो ये आ जाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंड लीनियर मोमेंटम। तो ये आ जाता है m1 u1 m2 u2 दोनों टकराए, ठीक है, कोलिजन हुआ, तो हमारा वेलोसिटी m1 का क्या हो गया? v1, m2 का क्या होगा? v2 आ गया। मतलब सर पहले जितना मोमेंटम था बाद में उतना ही हो गया। सर क्यों हो गया? क्योंकि फोर्स जो लगा है कौन सा? इंटरनल लगा है। एक्सटर्नल जो फोर्स लगा है वो क्या है? 0 है। तो एक्सटर्नल जो फोर्स लगता है वो अगर 0 होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जब है 0 होगा, तो सिस्टम में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, जहां इतना था वहां इतना ही रहेगा। इतना बात पता चल गया ना? भाई साहब, इतना बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और मैंने चैप्टर में भी बताया था। जब भी सिस्टम में इंटरनल फोर्स लगे तब भी क्या होता है? मोमेंटम सेम रहता है और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होता है। ये भी चीज मैंने बताया था। क्या होता है? ओनली एक्सटर्नल बाहरी फोर्स से सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। लॉजिकली भी देख सकते हो, दिमागी बॉल वाला जो एग्जांपल दिया, एक बॉल रेस्ट पे रहेगा, एक बॉल रेस्ट पे रहेगा, एक बॉल मोशन करेगा उसमें धकेल दिया। अब उसी सेम ही वेलोसिटी से जाएगा ना भाई साहब, सीधी सीधी बात है। तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे निकाल लिया। और हमेशा याद रखो, व्हेन कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन, कॉलिजन मतलब क्या होता है? टकरा जाना। एक्सप्लोजन मतलब होता है यहां फूट जाना और मास निकलना, ठीक है, भी बताएंगे। ये दोनों में जो फोर्स लगता है, ये दोनों में जो ऑल फोर्स लगेगा, वो कौन सा लगेगा भाई साहब?
इंटरनल लगेगा, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, और कॉलिजन जो होता है, जैसे एग्जांपल दिया दोनों मास टकरा गए तो इक्वल टू मोमेंटम आ गया। ठीक है, इसका भी हम लोग अच्छे से आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग समझ रहे हैं, थोड़ा सा चैप्टर को थोड़ा सा बच्चे की तरह है ना प्यार कर रहे हैं। आगे 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 खतरनाक, बच्चा जब बड़ा होगा तब और मजा आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग होते तो वैन क्या हो रहा है, कॉलिजन एक्सप्लोजन क्या होता है, इंटरनल फोर्स लगता है, इंटरनल फोर्स लगता है, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। हम लोग सेंटर ऑफ मास में स्टार्टिंग में ही पढ़े थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में m1 u1 प्लस m2 u2, जितना पहले उतना v1 ब्ला 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 इतना। अब ये जो फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन का आया, इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन से हेंस प्रूव करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन देखो कर लेना, और इसमें डेरिवेशन अभी मैं करवाऊंगा। ठीक है, वो तो कर ही लेना, लेकिन देखो रटो मत फॉर्मूला को, डेरिवेशन करके अपना आराम से निकालो, इधर हो रहा तो इधर ये हो, तो दोनों मिला के अच्छा ये होगा ये होगा, बेसिक चीज होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा भाई साहब। एग्जाम में अगर दोगे तो भाई साहब निकालने के लिए बोलेगा तो तुम वहां पे डेरिवेशन करने के लिए तो नहीं बैठेगा, डेरिवेशन करने के लिए बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा भाई साहब, वहां पे क्या करेगा, याद करना पड़ेगा। तो ये होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मोमेंटम m1 पहले ऐसे याद कर सकता था। अच्छा पहले ऐसे याद करेगा, पहले जितना मास था तो पहले क्या होगा, m1 u1 होगा, है ना, इनिशियल m1 मास होगा, u1 इनिशियल होगा, और प्लस हाँ इनिशियल होगा, तो ये जा रहे होंगे। अब n2 मास आगे भी जा रहे होंगे, क्योंकि अगर लीनियर मोमेंटम पे चलेगा तो कंजर्वेशन होगा। कंजर्वेशन कहाँ होगा, जब दो मास रहेंगे, तो पहला मास इनिशियल था, दूसरा मास इनिशियल, दोनों टकरा गए तो दोनों टकरा तो क्या कॉलिजन हुआ, कॉलिजन हुआ तो वेलोसिटी m1 का v1 हो गया, v2 का तो m1 v1 जैसे m1 इक्वल हो गया, इक्वल होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे आ गया। इसको डेरिवेशन फटाफट करते हैं और समझते हैं अच्छे से। ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, और फटाफट क्वेश्चन करते हैं, मेन मिनट एससीबी के क्वेश्चन और नीट और जेईई क्वेश्चन पीवाईक्यू, जो कि अच्छे से में समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही समझ में आता है। चलो क्या निकाला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला निकाला था हमने, वो क्या निकाला था, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये निकल गया था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन का फॉर्मूला। और हमने अभी समझा भी था, अच्छे से समझा था, उम्मीद है कि समझे होगे, बहुत बेसिक से समझाया था, समझे होगे। ठीक, यह है फॉर्मूला। अब बात आता है डेरिवेशन का। डेरिवेशन भले पूछ लेता है, कहीं स्कूल में नहीं पूछता, सब पूछता नहीं है, लेकिन हमारा कर्म क्या है ना, करना है ना। अगर निकला तो ये निकला कैसे, तो समझा दिया, कॉन्सेप्टली समझ दिया, कॉन्सेप्ट से तुम निकाल सकते हो कोई, लेकिन डेरिवेशन भी थोड़ा सा करना जरूरी है, डेरिवेशन करना जरूर। तो डेरिवेशन क्या होगा, आ जाओ देख लो क्या होगा, टू प्रूफ करते हैं, आ जाओ इसे, डेरिवेशन करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम कैसे आया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या था, मास 1 था जो दो u से जा रहा था, ये बेचारा मास 2 था जो u2 से जा रहा था, दोनों टकराए तो क्या हो गया हमारा, m1 की वेलोसिटी, m1 की वेलोसिटी क्या हो गया भाई साहब, v1, दूसरे मास की वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब, v2। ओके ठीक है, तो अगर हम मोमेंटम लिखें p1 का, पहले का अगर हम लोग मोमेंटम लिखें तो इक्वल टू कितना आ जाता है, m1 v1, m1 v1 है ना, माइनस अपोजिट साइड माइनस m1 u1 है ना। उसके बाद मोमेंटम 2 का देखते हैं, क्या आ जाता है, m2 एंड v2 माइनस m2 u2, तो मोमेंटम इन दोनों का ये हो जाता है भाई साहब। पहले का मोमेंटम m1 v1, m1 था v1 m1 u1, ठीक है। दूसरे का मोमेंटम क्या था भाई साहब, दूसरे का मोमेंटम क्या था भाई साहब, एक मिनट यार, ये u, दूसरे का मोमेंटम क्या था भाई साहब, दूसरे का मोमेंटम क्या था, p2 v2 m2 माइनस v2, ठीक है, और इनिशियल m2 माइनस v2, ये था। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग जब लगाया तो एक चीज यहाँ पे पता चल रहा है, सर ये दोनों जो टकराए कन्वर्ज टकराए, तो सर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिमाग लग रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो, अगर ये इक्वल मतलब p इनिशियल जितना था p फाइनल आ गया, तो यहाँ कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा है जी। आपका जो दिमाग लग रहा होगा न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ का, एक्शन जितना इक्वल टू कितना भी मोमेंटम है, सही बोल रहे हैं सर आप,
मतलब सर आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि P इनिशियल जितना था P फाइनल भी तो उतना होगा। सर थर्ड लॉ में ये होता है कि अपोजिट साइड जितना आगे फोर्स लगाते हो उतना पीछे फोर्स मिलता है। जितना तुम जमीन को आगे फोर्स लगाओ जमीन तुम्हें फेंकेगा। स्विमिंग पूल में देखो रहना पीछे पीछे आगे चलते रहते हैं ना, तो ये सब होता है स्विमिंग रहना पीछे ऐसे फोर्स लगाते हैं आगे जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ होगा। सेकंड लॉ लगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लगा भाई साहब, थर्ड लॉ लगा। थर्ड लॉ लगा तो भाई साहब जितना मोमेंटम वहां था उतना सेम मोमेंटम है, तो अपोजिट रिएक्शन भी होता है। जितना यहाँ फोर्स लगा उतना पीछे लगा, तो थर्ड लॉ लगा। तो क्या है, बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बाय न्यूटन थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर में लगेंगे भाई साहब। एक्शन एंड रिएक्शन मतलब सर मोमेंटम जितना पहला था मोमेंटम उतना ही रहेगा, तो सेम ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, बाय न्यूटन सेकंड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन। वन फोर्स जितना रहेगा F2 भी उतना ही फोर्स रहेगा। जितना मैं आगे भागूंगा उतना जमीन मुझे पीछे भेजेगा। तो F1 जितना मैं फोर्स अपने ऊपर लगाऊंगा पीछे जमीन उतना भेजेगा। तो हमेशा पेयर में फोर्स लगते हैं। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो जाते हैं भाई साहब। न्यूटन का थर्ड लॉ लगा तो क्या आ गया, F1 इक्वल टू माइनस F2। सर यहाँ माइनस क्यों हो गया, अपोजिट साइड बड़ा ऐसे गया, एक आदमी ऐसे करके तो अपोजिट साइड और। ठीक है, तो F1 इक्वल टू माइनस F2। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ न्यूटन का थर्ड लॉ लगा F1 माइनस। हम लोग देखेंगे तो डेल्टा P1 जो हमारा चेंज हुआ था अपॉन में टाइम, ये देख लेते हैं। उसके इक्वल टू लगाओ, है ना, F1 का P1 का थीटा तो है ना, ये लगा दिया हम लोग। उसके बाद यहाँ माइनस है, तो डेल्टा P2 अपॉन में T। ठीक, अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। डेल्टा P1 की वैल्यू ये देखो यहाँ पे लिखे थे, डेल्टा P2 की वैल्यू ये देखो यहाँ देते हैं। डेल्टा P1 की वैल्यू कितनी होती है, ये है P1 की M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन में भाई साहब T टाइम हो जाता है। उसी प्रकार इक्वल टू लगाओ, माइनस लगाओ। दूसरा मोमेंटम क्या था, M2 U2 सॉरी क्या था यहाँ पे, M2 V2 माइनस M2 V2 है ना, यही है ना, हाँ यही। में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ये सब डाल देना भाई साहब रे, ये सब सॉरी इधर मत डालना कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने क्या करा भाई साहब, हमने क्या करा देखो, तो डेल्टा P1 अपॉन में टाइम इक्वल टू माइनस डेल्टा P2 अपॉन में टाइम। तो इसकी वैल्यू हमने P1 की यहाँ पे रख दी, P2 की यहाँ पे रख दी। अब अगर हम लोग आगे देखें तो क्या आ जाता है, यहाँ से चेप दो, M1 V1 माइनस M1 U1। ठीक है, कौन सा वही चीज आ जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2। अब इन दोनों को क्या कर दो, एक्सचेंज कर दो। एक्सचेंज मतलब क्या कर दो, M1 V1 M2 V2 मतलब वेलोसिटी और मास को एक जगह सेपरेट रख दो और इनिशियल को एक जगह सेपरेट रख दो। सर कैसे, जैसे कि M1 V1 था तो प्लस में डाल दो, और M2 V2 मतलब मैंने क्या कहा, मास और वेलोसिटी को एक साथ कर दो। मास वेलोसिटी तो M1 V1, ठीक है, M2 V2 और इनिशियल को साथ में कर दो, इक्वल टू और क्या लो, इनिशियल को साथ में रख दो, M1 U1 प्लस M2 U2। तो ये हमारा हेंस प्रूफ हो गया फॉर्मूला HP। यही था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, यहाँ पे हेंस प्रूफ हो गया M1 V1 प्लस M2 U2। कोई दिक्कत देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। अच्छे से दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, एक मिनट में दिखा देता हूँ। ठीक है, हाँ नीचे दिख रहा होगा, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया। हमने किया क्या, देखो एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देना चाहता हूँ, मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे समझाने दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूछा लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, मतलब कोई दो मास होगा, एक लीनियर मोमेंटम पे चल रहा होगा, उन दोनों में कंजर्वेशन जाएंगे टकरा दे तो कॉलिजन होता है। कॉलिजन जो होता है तो M1 का मास कितना हो जाता है, V1 वेलोसिटी हो जाता है। सॉरी M1 कितने होता है, V1 वेलोसिटी चलने लगता है। M2 कितना होता है, V2 वेलोसिटी चलने लगता है। M1 का वेलोसिटी 1, M2 की वेलोसिटी। यहाँ हमने ये पता चला कि भाई साहब दोनों का जो है मोमेंटम सेम रहेगा, जितना यहाँ रहेगा इनिशियल पे उतना वेलोसिटी पे रहेगा, तो दोनों का मोमेंटम सेम रहेगा। सेम सर इसलिए रहेगा क्योंकि हमने पता है सिस्टम में कौन सा फोर्स लग रहा है, दोनों कौन से फोर्स से आगे जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, इंटरनल अंदर के फोर्स से आगे जा रहे हैं। और अंदर के फोर्स से जैसे ही आगे जाते हैं तो हमारा सिस्टम में जो मोमेंटम और सेंटर मास क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सेंटर मास क्या हो जाता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। सेंटर मास क्या हो जाता है भाई साहब, सेम हो जाता है।
ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, ठीक है, ये चीज हो गया, ये हो गया। तो हमने क्या किया, P1 जो था P1 डेल्टा M1 V1 माइनस M2 था। देख लेते हो P1 डेल्टा कितना था भाई साहब, M1 था भाई साहब, M1 था, वेलोसिटी कितना था, V1 कर रहा था मास, क्योंकि P इक्वल टू mv होता है ना, तो P मतलब क्या होता है, मोमेंटम, M मतलब क्या होता है, मास, नहीं तो वेलोसिटी होता है। अब हम लोग देखेंगे P का मोमेंटम, P1 का पहले का मोमेंटम, तो M क्या होता है, मास अपॉन में वेलोसिटी, तो M1 को M1 दो भाई साहब। अब वेलोसिटी कितना कर रहा है, तो V1 यहाँ आ गया, ठीक है, अपोजिट साइड तो माइनस आ गया, M1 दो है ना। अब इनिशियल देखो V1 दो, तो इनिशियल डाल दो, फिर उसके बाद डाल दो यहाँ पे, लेकिन पहले फॉर्मूला का यूज करो। M है मास, फिर वेलोसिटी डालो P1 के लिए, P2 फिर है मास, फिर वेलोसिटी डालो M2 के लिए, फिर इनिशियल डालो। उसके बाद यहाँ पे ये पता चला मुझे कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, न्यूटन का सेकंड लॉ लग रहा है, मतलब F1 जितना F2 उतना विल बी अपोजिट एंड इक्वल फोर्स लग रहा है, तो F1 इक्वल टू माइनस F2 लगा दिया। तो F1 के लिए डेल्टा P1 अपॉन में डेल्टा 2 इक्वल टू P2 के लिए डेल्टा P2 अपॉन में 2, इन दोनों को हमने वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, वैल्यू पुट करके एक्सचेंज करके क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा हैंड्स प्रूफ हो जाता है लीनियर लॉ ऑफ अ कंजर्वेशन, लीनियर ऑफ अ मोमेंटम। समझ में आया, समझ में आया, अरे बाबा कोई दिक्कत था क्या, नहीं था, वीडियो चल रहा था, क्योंकि नसीब कब खराब हो जाता। अच्छा समझ में आया, कोई दिक्कत था क्या यार, कोई दिक्कत था, मस्ती से डेरिवेशन हमने करा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन अच्छे से समझा यार, एकदम स्मूथ बच्चे की तरह हम लोग प्यार से घसीट रहे, ठीक है यार, मजा आ रहा है यार, तू बता बड़ा बताया, तुझे तो मजा आना चाहिए ना यार। एक बार रियल लाइफ में पोजिशन करके देख, दो व्यक्ति चल रहे हैं, इधर से एक व्यक्ति जा रहा, उधर से दोनों टकराधन, दोनों जैसे ही टकराए तो दोनों जैसे ही टकराए, दोनों जैसे ही टकराए तो दोनों जैसे ही टकराए, तो ये टकराने पे सबसे पहले याद आना चाहिए, रूल पढ़ना चाहिए, जब भी सिस्टम में अपने अंदरी फोर्स से जा रहा हो, स्टार्टिंग में भी बताया था सेंटर ऑफ मास में, तो हमेशा सिस्टम में क्या होता है, मोमेंटम सेम रहता है। तो एक चीज यही दिमाग से पता चल गया, तो हमने फॉर्मूला लिखा, कॉन्सेप्ट लगा के और डेरिवेशन कर लिया इस फॉर्मूला के लॉ ऑफ कंजर्वेशन लेने के बाद। समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यार, क्योंकि भाई साहब ठीक है, चले आगे चलते आगे और हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, याद कुछ बात को हम लोग एक परमानेंटली अपने दिमाग में घुसेड़ लेते हैं क्योंकि ये बात क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या करते हैं, इसको अपने माइंड में घुसेड़ लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको माइंड में अपने घुसेड़ लेते हैं, ठीक है। बाकी बात इसको हम धीरे धीरे आगे जब चैप्टर में चलते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझते जाएंगे, जैसे अभी समझा कॉन्सेप्ट करते हैं क्वेश्चन, तो खुद ही क्या होगा, समझ में आने लगेगा, अपने आप समझ में आने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। आने लगेगा कि नहीं आने, अभी तक कैसे आया तेरे को समझ में, समझा आएगा तभी तेरे को समझ में आएगा। तो सबसे पहले ये चीज हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, इन कॉलिजन या एक्सप्लोजन, कॉलिजन हो या एक्सप्लोजन। कॉलिजन का मतलब क्या होता है, एक मास जा रहा है ना, यू एक मास जा रहा है, यू दोनों ढक्कर हुआ, ये वेलोसिटी अभी हमने पढ़ा, दोनों धक्का बूम ऐसे वेलोसिटी, ठीक है, ये कॉलिजन हो गया। एक्सप्लोजन क्या होता है, अभी हम ऐसे समझेंगे, ये मास 1 होता है, इसी मास अपने फूट के क्या होता है, छोटे छोटे मास बिखार देता है, और इसी को हम लोग एक्सप्लोजन कहते हैं। अभी हम लोग अच्छे से आगे बढ़ेंगे। तो हमेशा एक चीज टर्म याद रखना, इन कॉलिजन एक्सप्लोजन, हमेशा इन कॉलिजन एंड एक्सप्लोजन, इन कॉलिजन इन एक्सप्लोजन में हमेशा जो पी रहेगा, मतलब पोटेंशियल इज कंजर्व्ड, पोटेंशियल सॉरी पी बोल रहा हूँ, पोटेंशियल, सॉरी भाई सॉरी यार, हाँ मोमेंटम है वह यार, वो होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल पीई होता है ना, वो भी पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए याद है पोटेंशियल एनर्जी यार, क्या बताऊं। तो ये जो पी होता है, पी का मतलब होता है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कॉलिजन एक्सप्लोजन में क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। क्यों कंजर्व होता है सर, देखो बेटा, यहाँ पे क्या था, एक बॉल है, ठीक है, ये क्या है, एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक बॉल है। फर्क क्या है इन दोनों बॉल में, ये क्या कर रहा है, ये मोशन कर रहा है u1 से, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मास इसका कुछ है, u1 से मोशन कर रहा है। अब जैसे ही मोशन करा बूम, इससे टकराया, तो ये टकरा के क्या हुआ, ये बॉल क्या हो गया, रुक गया, और ये जो रेस्ट में था ये चलने लगा। इससे ये पता चलता है कि P कंजर्व हो गया, इसमें जितना मोमेंटम था इसमें चला गया, बाकी बात मोमेंटम सेम हुआ, चेंज नहीं हुआ, सेम हुआ, यहाँ जितना था यही उतना आ गया, कंजर्व होकर चलने लगा। तो ये तो एक सिंपल बात है। इसलिए क्या होता है, कॉलिजन हो या एक्सप्लोजन हो, मोमेंटम क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है। गॉट इट सर। और इसमें क्या होता है, हमें सब एफ नेट 0 होता है, कॉलिजन में या एक्सप्लोजन में एफ नेट 0, मतलब टोटल फोर्स कितना होता है, 0। क्यों होता है बताओ रे कमेंट बॉक्स में,
बताओ ना कमेंट बॉक्स में क्यों होता है? क्योंकि हमेशा कॉलिजन एक्सप्लोजन में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? इंटरनल। और इंटरनल सिस्टम में जो फोर्स लगेगा तो मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास को घंटा कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होगा। इसलिए भाई साहब एफ जो होता है 0 होता है, एफ जो होता है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद होता है कॉलिजन एक्सप्लोजन में याद काइनेटिक एनर्जी जो होता है कॉलिजन एक्सप्लोजन में, के ई जो होता है कॉलिजन एक्सप्लोजन में काइनेटिक एनर्जी जो होता है में चेंज, मतलब चेंज भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, चेंज भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, घटे बढ़े तो इक्वल हो जाए, चेंज भी हो सकता है नहीं हो जाता है। तो कौन सा था? काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है? कॉलिजन एक्सप्लोजन में चेंज भी होता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है रे, कोई दिक्कत हो सकता है क्या? कोई दिक्कत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चल ठीक, उसके बाद क्या होता है इसमें? क्या होता है? एनर्जी जो होता है एनर्जी नॉट कंजर्व, एनर्जी नॉट कंजर्व। ये क्या होता है? एनर्जी नॉट कंजर्व होता है। क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चेंज होता है, कंजर्व नहीं होता है। ठीक है, मोस्टली कंजर्व नहीं होता है। ठीक है ना? क्या होता है? कंजर्व नहीं होता है। तो हमेशा ये तीन चीज को याद रखना, हमेशा ये तीन चीज को कॉलिजन में, हमेशा ये तीन चीज को याद रखना। कॉलिजन में, एक्सप्लोजन में हमेशा याद रखना मोमेंटम जो होगा क्या होगा? मोमेंटम जो होगा क्या होगा? कंजर्व हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, कंजर्व हो जाएगा, कॉलिजन एक्सप्लोजन में कंजर्व हो जाएगा और हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, और जो फोर्स लगेगा हमेशा कॉलिजन एक्सप्लोजन में क्या लगेगा? कौन सा? 0 लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा कॉलिजन एक्सप्लोजन में क्या होगा? में चेंज भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टोटल एनर्जी जो रहेगी वो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी जो रहेगा वो नॉट कंजर्व, टोटल एनर्जी जो रहेगा नॉट कंजर्व रहेगा। क्या होगा? एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, एक से दूसरे फॉर्म फॉर्मेशन चेंज होगा मोस्टली। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कॉलिजन एक्सप्लोजन का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे और मजेदार चीज समझते हैं। और क्वेश्चन जरूरी है भाई साहब, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर क्वेश्चन कर लोगे तो सोने पे क्या हो जाएगा? सुहागा हो जाएगा, है ना? समझ अच्छा आएगा और मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं भाई साहब आगे। फटाफट भाई साहब ये क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एससीबी का क्वेश्चन है भाई साहब, ऑब्जेक्टिव 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छे से पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। आप भी पढ़ो। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अगर लीनियर मोमेंटम होगा ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, सिस्टम क्या हो जाएगा भाई साहब? कांस्टेंट। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन एट रेस्ट। अगर सेंटर ऑफ मास सिस्टम रिमेन अगर रेस्ट में होगा तब लीनियर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हाँ ठीक है, अच्छा इसको इस तरीके से देखना है। देखना, अगर इसको इस तरीके से देखना है कि तुम लोग करके देखो कि पहला ए दिया है लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ द रिमेन कांस्टेंट हो जाएगा, होता है भाई। ठीक है, सही बात है। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम रिमेन एट कांस्टेंट, उल्टा दे दिया है तो उसको सीधा करके सही करना है। देखो पहला होगा ए इंपल्स बी एंड बी इंपल्स ए। बोल रहा है कि ए इंपल्स बी के लिए, लेकिन ये तो गलत बात है ना। ए इंपल्स बी के लिए कभी नहीं होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला ए डज नॉट इंपल्स, ए डज नॉट इंपल्स बी एंड बी डज नॉट इंपल्स, नहीं ये भी गलत हो जाएगा, ए बी को है ना। तीसरा होगा ए इंपल्स बी, ए इंपल्स बी, बी बी डज नॉट इंपल्स, नहीं ये भी तीसरा भी गलत हो जाएगा। चौथा होगा बी इंपल्स ए बट ए डज नॉट इंपल्स, हाँ ये चौथा हो जाएगा। बी क्या है? इंपल्स है ए के। क्यों? सेंटर ऑफ मास सिस्टम का जब कांस्टेंट होगा, जब सेंटर ऑफ मास सिस्टम का क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तब जो इसमें मोमेंटम होगा, तब जो लीनियर मोमेंटम होगा वो भी तो रिमेन कांस्टेंट होगा। तो बी इंपल्स ए होगा, ना कि ए डज नॉट। बी के बी इंपल्स ए होगा, ना कि ए बी होगा। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा भाई साहब? चौथा वाला सही है, बी इंपल्स ए बट ए डज नॉट इंपल्स बी। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चौथा। भाई एससीबी का है, मजेदार क्वेश्चन है ना भाई। जब सेंटर ऑफ मास, देखो सेंटर ऑफ मास सिस्टम जब रिमेन रेस्ट पे होगा तभी तो इसमें मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, आराम से बात है, जितना इधर उतना उधर।
है ना, सही बात है ना। तो ये हो जाएगा बी इम्पल्स होता है, बी इम्पल्स होता है ए के लिए, ए नहीं होता है, सब देख लेना मतलब पढ़ लेना, ठीक। तो ये अपना दिमाग का इन्फॉर्मेशन कर ले, ठीक है। आगे हम लोग चले, कुछ नहीं था, अभी जो पढ़ाया था भाई वही था यार, अभी जो पढ़ाया था वही था, दिमाग का कॉमन सेंस का थोड़ा सा जरूरत था भाई, कॉमन सेंस का क्या, अभी भाई कुछ पढ़ाया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्लीज यार, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक। आ जाओ भाई सर, एक और क्वेश्चन लेके आ गया भाई साहब, एससीबी का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, एससीबी का सेम रिलेटेड है जो इससे पहले हमने क्वेश्चन करा था, सेम उससे रिलेट है। देखते हैं, कॉन्सेप्ट का भाई खेल है, आप कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ाया कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, आप कॉन्सेप्ट अभी जो पढ़ा अच्छे से समझ लो, बाकी बात आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दोगे। जैसे पहले का अभी एससीबी का करवाया था, पहला क्वेश्चन कितना आसान था, कॉन्सेप्ट का जरूरत था, हो गया। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, ये क्या कह रहा है एससीबी का भाई साहब, कंसीडर देखो, बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। कह रहा है कि लीनियर मोमेंटम होगा सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल जीरो। तो इसमें क्या बता रहा है, ए इम्पल्स बी, ए के लिए बी होगा क्या, ए के लिए बी होगा क्या, नहीं भाई साहब, क्यों नहीं होगा ए के लिए बी, भाई से है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज जीरो। आपने सही बोला, लेकिन आपने सही बोला, लेकिन अगर ये कह रहा है यहाँ पे कि मोमेंटम हो जाएगा जीरो, तो उसका मतलब यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, दो फॉर्म आने चाहिए, या तो काइनेटिक क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पे ये चीज कह रहा है लीनियर मोमेंटम सिस्टम पे क्या है, जीरो, अगर 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 P इक्वल टू जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो दो चीज होगा, या तो रेस्ट में हो सकता है, या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। कैसे सर जीरो हो जाएगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इधर एक अपोजिट फोर्स लगा, इधर एक अपोजिट लगा, दोनों दोनों इक्वल हो गए, क्या हो गया, जीरो हो गया। तो या तो रेस्ट आ सकता है जब पोटेंशियल, क्या सॉरी पोटेंशियल बोल रहा हूँ, जब मोमेंटम लीनियर मोमेंटम रेस्ट अगर जीरो हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ सकता है, रेस्ट आ सकता है, या जीरो आ सकता है, एक दूसरे में टकरा के न्यूटन थर्ड लो ऐसे इक्वल अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बताना है ए के लिए बी होगा या बी के लिए ए होगा, ए के ऊपर बी डिपेंड करेगा, बी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके ऐसे भी क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ए इम्पल्स बी, ए, ठीक है, ए होगा बी का कारण, ठीक है, ए होगा या बी का कारण, ए होगा या बी का कारण, या बी होगा ए का कारण, या बी होगा ए के कारण, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाँ नहीं, ये फॉर्मेशन करना, ए इम्पल्स बी के लिए या बी इम्पल्स ए के लिए, नहीं भाई साहब ये गलत है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, ए डज नॉट इम्पल्स बी एंड बी डज नॉट इम्पल्स, ये तो भाई साफ ही गलत है। तीसरा देखेंगे, ए इम्पल्स बी बट बी डज नॉट इम्पल्स, ये तो महा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बी इम्पल्स ए बट ए डज नॉट इम्पल्स बी, बहुत अच्छा, यहाँ मस्त वाला दिखा रहा है, यहाँ बी इम्पल्स ए के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जब जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी जब पार्टिकल जीरो होगा तो वो दो चीज हो सकता है, जब पोटेंशियल एनर्जी जब जीरो होता है, तो जब काइनेटिक एनर्जी, देख जब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा तभी तो लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा, पार्टिकल क्या होगा, जीरो होगा या फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या होगा, बी पे ए टिकेगा, तो बी इम्पल्स ए बट ए डज नॉट इम्पल्स बी, तो ये चौथा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा, चौथा वाला सही होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में पार्टिकल का जीरो है, अगर काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में पार्टिकल का क्या है, जीरो है, पार्टिकल का क्या है, जीरो है, तो उसमें जो लीनियर मोमेंटम सिस्टम क्या लगेगा भाई साहब, जीरो लगेगा। मतलब सर मान ले एक मेरे पास ये गन है, एक मेरे पास ये गन है, मेरे पास ये क्या है भाई साहब, गन है। अब मेरे पास ये क्या है, गन है, गन को जैसे ही मैंने फायर किया तो गन की गोली जो थी आगे गई, और गन का जो बॉडी था वो करके पीछे चला गया। अब गन की बॉडी जैसी आगे, मान लो कि ये क्या है भाई साहब, गन तो बनानी नहीं आती मुझे यार, चलो कोई दिक्कत नहीं, तब भी हमने बना दिया। ये क्या है, गन है। अब ये क्या है, गन है, यहाँ से जैसी गोली निकली तो ये क्या हो गया, पीछे चला गया, और ये गन क्या चला गया, आगे, वेलोसिटी, ये दूसरा क्या, वेलोसिटी वन, ये पीछे चला गया, वेलोसिटी, गन क्या, गन का जो बॉडी था पीछे घुसक गया, और जो ये वेलोसिटी जो गोली था आगे चला गया ना। अभी ये जो मैंने सिस्टम देखा, ये पीछे गया, ये आगे गया, तो मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मान लो कितना है भाई साहब, जीरो है,
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जब जीरो है, मतलब अगर यहाँ U से निकला है तो U से ही चलता रहेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। मतलब जीरो कब होगा काइनेटिक एनर्जी, देखो मतलब ये मेरा क्या है, बंदूक है, यहाँ से क्या निकला भाई साहब, गोली, तो आगे फोर्स लगा, इधर गोली में आगे इधर U लगा और इधर फोर्स वेलोसिटी V लगा, तो पीछे क्योंकि थर्ड लो लगता है, थर्ड लो लगता है, ठीक है, थर्ड लो लगता है। अब काइनेटिक एनर्जी हमने जब देखा, जो निकल रहा है, जो मोशन कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी हमने जब देखा तो इक्वल टू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट में मैंने क्या बोला, पोटेंशियल जीरो, सॉरी अगर मोमेंटम जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है, या तो रेस्ट हो सकता है या तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जीरो कैसे होगा, कभी भी पार्टिकल पे इधर इक्वल टू, जब भी पार्टिकल में जैसे कि थर्ड लो लगेगा, जैसे कि ये इधर गोली मार रहा है तो उधर भी फोर्स लगेगा, बंदूक अपने आप पीछे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा उस समय में, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, जब गोली निकलेगा, जब मोशन करेगा तभी तो मोमेंटम तय होगा ना। तो पहले बी ए का इंपल्स होगा, बी ए का होगा, ए बी का नहीं होगा, तो ये चौथा होगा। काइनेटिक एनर्जी जब बंदूक से गोली निकलेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा भाई साहब जी, काइनेटिक एनर्जी निकलेगा तो जैसे ही निकलेगा तो अपोजिट जैसी फोर्स लगेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी जब चेंज ही नहीं होगा, जीरो निकलना नहीं, एकदम जैसे चलता 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 जी कुछ होगा नहीं, तो भाई मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, खत्म बात। तो इससे क्या होगा, बी इंपल्स ए पे डिपेंड करता है, ए डज नॉट बी। समझ में आएगा, एससीबी का क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था और फोड़ के हमने समझा भाई। चलते आगे भाई साहब, देख लो भाई साहब, मजेदार क्वेश्चन फिर से ले आया हूँ। एससीबी का क्वेश्चन है भाई साहब, फिर से एससीबी, तभी से एससीबी 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 भाई साहब, कोई वगैरह वगैरह क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ भाई साहब। या तो एससीबी का लूँगा, या तो एडवांस का लूँगा, या तो नीट का लूँगा, ठीक है, तीनों में से कोई एक। तो अभी तक मैंने तीन क्वेश्चन करवा दिए एससीबी के साथ, 2 या 3 क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए हैं एससीबी के, और ये भी क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब, एससीबी का ही है। तो भाई साहब देख लेना कितना इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एससीबी में आपको एक चीज हमेशा मिलेगा, कॉन्सेप्चुअली जरूर मिलेगा, मिले कुछ मिले या ना मिले, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो बिल्डअप कॉन्सेप्ट होगा ना अंदर तक, वो हरिश्चंद्र वर्मा इनके पास ही मिलेगा तुम्हें बुक में। तो आ जाओ देखते हैं क्या कह रहा है। पहला, दी लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, दी लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एक लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट या ऑफ द फ्रेम, सॉरी या द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, पहला ये कह रहा है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है क्या लीनियर मोमेंटम जो है, लीनियर मोमेंटम जो पार्टिकल का है वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंड करता है द रेफरेंस ऑफ फ्रेम में। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट या द रेफरेंस ऑफ फ्रेम, मतलब काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल जो है या इंडिपेंडेंट है या रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो आपको इन दोनों में से क्या देना है, या तो दोनों ही सही है, या तो पहला सही है दूसरा गलत है, या तो पहला गलत है दूसरा सही है, या तो दोनों ही गलत, या तो दोनों सही है, या तो दोनों सही है, या तो दोनों ही गलत है। देखो पहला क्या है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दूसरा क्या है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, तीसरा क्या है, ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, चौथा क्या है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स। तो क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देता हूं, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज द इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ठीक है। क्या रहा है कि लीनियर मोमेंटम पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है या रेफरेंस ऑफ फ्रेम में डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है द काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है या रेफरेंस ऑफ फ्रेम में डिपेंड करता है। ये एससीबी का क्वेश्चन है, फटाफट बताओ फिर मैं बताऊंगा। जल्दी 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 रे फटाफट करते। अब मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब बात ये समझ कि क्या, एक बात बता, क्या कभी लीनियर मोमेंटम जो होगा पार्टिकल वो क्या इंडिपेंडेंट होगा, वो क्या इंडिपेंडेंट होगा, ये बता। वो द रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड नहीं करेगा। मान ले कि एक ट्रेन है, ठीक है, एक क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन चल रही है, तो चल रही है 10 मीटर पर सेकंड, कुछ ऐसी ही चल रही है, ठीक है। अब अंदर बैठा हुआ है एक आदमी, चिंटू अंदर बैठा हुआ है, अंदर अपना ऐसे बैठा हुआ है, ठीक।
अब ये जो देख रहा है, ये जो अपने आप को देख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है, ठीक है, मोमेंटम भी 0 है, क्योंकि ये खुद अपने आंख में देख रहा है कि भाई मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेन के अंदर, तो मेरी वेलोसिटी 0 है, मोमेंटम 0 है। लेकिन पिंटू एक यही क्या है स्टेशन पे खड़ा था, दूसरे स्टेशन पे। ट्रेन क्या करी, ये जो चिंटू भाई थे ये गेट पे विंडो पे बैठे हुए थे, तो यह भाई साहब इसका वेलोसिटी, इसका मोमेंटम इसके रिफरेंस ऑफ फ्रेम में क्या था, 0 था, ठीक है। लेकिन वहीं एक स्टेशन पे, जो स्टेशन कौन सा आने वाला था भाई साहब, छपरा आने वाला था, चिंटू है ना, छपरा आने वाला था, ठीक है, छपरा आने वाला था। लेकिन भाई साहब चिंटू को जाना कहाँ था भाई साहब, सहरसा। कौन सा स्टेशन जाना था, सहरसा आने जाना था। लेकिन भाई साहब एक चिंटू, हाँ चिंटू भाई साहब ट्रेन में बैठे हुए हैं, वेलोसिटी मोमेंटम 0 है इसके रेफरेंस ऑफ फ्रेम में। ये जैसे ही छपरा स्टेशन से गुजरे, ये जैसे ही छपरा स्टेशन से गुजरे, तो यहाँ पे जो भाई साहब चिंटू, यहाँ पे जो मंटू था, मंटू मान लेते, यहाँ पे जो मंटू था स्टेशन में, छपरा स्टेशन पे, तो इसको देखा भाई साहब कि भाई साहब क्या है, चिंटू स्वयं से गुजरा, कहाँ से, छपरा स्टेशन से। तो भाई साहब इसके रेफरेंस ऑफ फ्रेम में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिंटू क्या हो जाएगा भाई साहब, मोशन कर रहा है। चिंटू क्या हो रहा है भाई साहब, मोशन कर रहा है, मतलब वेलोसिटी लग रही है, मतलब मोमेंटम हो रहा है उसका। तो ये मिंटू के फॉर्म, मिंटू के आंख में जब देखा मिंटू ने ट्रेन गुजरी, तो ये क्या हो रहा है, चिंटू मोमेंटम कर रहा है। लेकिन चिंटू अपने आप को जब ट्रेन के अंदर बैठा हुआ तो अपने आप को देख रहा है, तो भाई मेरा वेलोसिटी मोमेंटम 0 है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, पहला, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट। क्या लीनियर मोमेंटम पार्टिकल इंडिपेंडेंट होता है या रेफरेंस ऑफ फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है? भाई साहब गलत है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ फ्रेम में डिपेंड करता है। अभी तो एग्जांपल दिया, अंदर बैठा हुआ आदमी, उसके लिए वेलोसिटी मोमेंटम 0 होगा, लेकिन बाहर में बैठा हुआ आदमी के लिए क्या होगा, उसी आदमी का मोमेंटम वेलोसिटी क्या होगा, 0 नहीं होगा, जबकि मूवमेंट कर रहा होगा, तो मोमेंटम और चल रहा होगा, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा साफ साफ। दूसरा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंडिपेंडेंट द फ्रेम ऑफ अ रेफरेंस। वही कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का जो पार्टिकल होता है इंडिपेंडेंट होता है या रेफरेंस ऑफ फ्रेम पे डिपेंड करता है। वही दोनों का एग्जांपल ले लो, ठीक है, वही दोनों का एग्जांपल ले लो, तो बी भी गलत है, बी भी गलत है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू, नहीं भाई साहब ये नहीं, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, नहीं भाई ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू, नहीं भाई साहब, या बोथ गलत है, या ए एंड बी दोनों ही गलत है। तो चौथा सही होगा, दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों ही इंडिपेंडेंट नहीं होते, रेफरेंस ऑफ फ्रेम में डिपेंड करते हैं, है ना। मजेदार क्वेश्चन था ना, मजा आ गया ना क्वेश्चन, यार यही होता है, यही होता है एससीबी बुक का कमाल, यही होता है भाई, जब कॉन्सेप्ट घुसेड़ के दिया रहता है। फॉर्मूला तो यार याद रटते ही रहोगे, जिंदगी भर रटते ही आए हो, है ना। रटने से कुछ होता है, समझने से होता है ना भाई साहब, है ना। फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई एससी में ये करेक्शन हो गया, वो करेक्शन हो गया, भाई साहब वो बंदे क्या बोल, छोड़ो, ठीक है। तो भाई साहब आगे हम लोग देखते हैं फटाफट। अब फटाफट हम लोग क्या समझ लेते हैं, एक्सप्लोजन समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, एक्सप्लोजन समझ लेते हैं। अभी हम लोग क्या समझ लेते हैं, कॉलिजन समझ रहे थे। एक्चुअली ये कॉलिजन एक्सप्लोजन जो होता है, ये क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्या होता है, ये एग्जाम्पल होता है दोनों। तो कॉलिजन से हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए, जो मास है ना, मास टकरा जाते थे, उसके बाद हम वन तो बहुत सारे भी क्वेश्चन किए, अच्छे से समझे कॉलिजन को भी, ठीक है, और अच्छे से आगे समझेंगे। तो अब हम लोग समझते हैं एक्सप्लोजन को। किसको समझते हैं हम, एक्सप्लोजन को। एक्सप्लोजन मतलब होता है, एक्सप्लोजन को हम लोग समझते हैं, एक्सप्लोजन को हम लोग समझते हैं। एक्सप्लोजन में क्या समझते हैं, टू पार्टिकल, टू एक्सप्लोजन, टू पार्टिकल रेस्ट। देख लेते हैं क्या है भाई, देख लेते हैं नोट, ठीक है। एक्सप्लोजन क्या होता है, टू पार्टिकल एक्सप्लोजन हम देख लेते हैं, एक्सप्लोजन देख लेते हैं हम, टू पार्टिकल एक्सप्लोजन फ्रॉम रेस्ट। मान लेते हैं एक्सप्लोजन क्या होता है, मान लेते हैं एक ये एम जो है मास का, ये रेस्ट में आराम से था, ठीक है। एम जो मास का है, ये रेस्ट में आराम से था। अंदर में कुछ हलचल हो तो बूम फट गया, ये बूम फटा। तो यहाँ से इधर जो फटा, तो एक मास, जो मास 1 था इधर निकल के भागा, है ना, जो मास 1 था इधर निकल के भागा वेलोसिटी 1 में, और एक मास किधर निकल के भागा, इधर निकल के भागा वेलोसिटी 2। समझ में आया? तो इसे हम कह देते हैं एक्सप्लोजन, टू पार्टिकल्स का जो रेस्ट में थे। समझ में आया क्या? समझ में आया कि एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन कुछ नहीं होता है, एक मास जो होता है, पार्टिकल कह सकते हैं, मास जो होता रहता है, वो क्या रहता है, अपने आप में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट, अपने आप में क्या होता है, क्या होता है, बूम हो जाता है, मतलब अचानक क्या हो जाता है भाई साहब, फट जाता
है ना, अचानक क्या हो जाता है भाई साहब, फट जाता है, वहां से दो मास निकलते हैं, एक अपोजिट साइड से निकलते हैं, m1 का वेलोसिटी इस साइड से होता है, m2 का वेलोसिटी उस साइड से होता है, ठीक है, एक अपोजिट दोनों मास हो जाते हैं फट के, ठीक है, तो एक्सप्लोजन। लेकिन कॉलिजन में क्या, कॉलिजन में क्या हो रहा था, कॉलिजन में क्या होता है, एक मास दो मास m1 m2 दोनों टकराते थे तो m2 इक्वल टू मोमेंटम होता था, ठीक है। लेकिन इसमें एक मास क्या है, फट के दोनों मास अपोजिट साइड में हो जाएंगे, ठीक है, तो एक्सप्लोजन होता है टू पार्टिकल्स का। समझ में आया, समझ में आया, किस किस को समझ में आया खड़े करो, किसको इसको समझ में आया हाथ खड़े करो, ठीक है। अगर यहाँ पे ये क्या था भाई साहब, इनिशियल में ये लोग क्या थे भाई साहब, जीरो, तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम जो इनिशियल का था भाई साहब जीरो था, ठीक है। फटने के बाद कैसा आया, फोर्स लगने का, अंदर से फोर्स लगा तो P मोमेंटम में फोर्स लगा फट गया, तो मास क्या आया भाई साहब, देख लो, तो मास क्या है भाई साहब, m2 क्या भाई साहब, m2 v2 माइनस m1 v1 आ जाता है, ठीक है, ठीक, स्कल टू में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, ठीक है, स्कल टू में जीरो आ जाता है, समझ गया, इतनी बात समझ गया कि नहीं समझ गया। देख पहले क्या था, ये क्या था, एक बड़ा सा मास था, ये अपने आप में कुछ कर फट गया तो भाई साहब यहाँ से दो मास निकले, m1 मास निकला, m1 मास निकला, अपोजिट m1 मास निकला इधर साइड, v1 वेलोसिटी से, m2 मास निकला उधर साइड, v2 वेलोसिटी, दोनों क्या है, मास अपोजिट साइड है, ठीक है। तो पहले जो ये मास था क्या था, p इनिशियल जीरो था, तो p इनिशियल जीरो था, फोर्स लगने के बाद दोनों फटे, तो इधर मास एक चला गया, उधर मास वेलोसिटी से दोनों अपोजिट साइड चला गया, तो फोर्स लगा तो m2 इधर चला गया, m2 v2 माइनस m1 v1 इधर चला गया, इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि फोर्स जीरो था, ठीक है, समझ गए। हमारा जो अब देखते हैं, अगर फॉर्मूला 1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है, इक्वल टू p, अच्छा ये हमारा क्या हो जाता है भाई साहब, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 अपॉन में p आ जाता है, ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाता है इससे, ठीक है, ये सब निकल के आ जाता है। सर ये p क्यों आ जाता है, क्योंकि देख ये क्या था भाई साहब, ये क्या था भाई साहब, मास था। अब इसने जो मोमेंटम किया है, इसने जो किया है, फोर्स लगा है, तो मोमेंट तो दोनों पे होगा ना, इधर भी पी होगा इधर भी पी होगा, तो इक्वल टू कॉमन हम लोग ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, पी ले लेते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से लगा तो इक्वल टू पी ले। अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी में देखते हैं टू पार्टिकल का एक्सप्लोजन, तो क्या होता है, K1, पहले सबसे पहले K1 पहले का निकालेंगे, इस 1/2 mv क्या होता है, देखो, उसके बाद हम लोग क्या कहते थे, काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं एक्सप्लोजन का, क्या होता है, K1 का, पहले K1 का, क्योंकि दोनों फटा है तो पहले वाले का निकाल लेते, K1 का क्या होता है भाई साहब, इक्वल टू K1 का क्या होता है, 1/2 m1 v1 का स्क्वायर। एक और जो वर्क एंड एनर्जी में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, p का स्क्वायर 2m1, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद दूसरे मास के लिए क्या हो जाता है, K काइनेटिक एनर्जी 2 1/2 उसी का m2 v2 आ जाएगा, ठीक है, m2 v2 आ जाएगा और v का स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, एक और फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का, p का स्क्वायर अपॉन में p 2m2 की मास दूसरा था ना, दूसरे तरफ p1, ठीक है। इतनी बात समझ गए, काइनेटिक एनर्जी हम लोग टू पार्टिकल्स का फॉर्मेशन में, क्योंकि जेईई मेंस या नीट के पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई साहब, एक्सप्लोजन बताओ काइनेटिक एनर्जी का टू पार्टिकल्स का, तो हम लोग डेरिवेशन फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से, एक्सप्लोजन भी अच्छे से आप लोग फॉर्मेशन कर रहे होंगे, ठीक है। कहता है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 मास का स्क्वायर था, तो ये लगा दिया, और एक वर्क एनर्जी ये वाला दोनों हमने लगा दिया, ठीक है। अब आगे क्या देखते हैं कि मोमेंटम दोनों में क्या है भाई साहब, सेम है, मोमेंटम दोनों में भाई साहब सेम है। अगर भाई साहब मोमेंटम यहाँ सेम हो जाता है, अगर भाई साहब मोमेंटम से हो जाता है, तो के जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, बताओ किसके प्रोपोर्शनल आ जाता है, मास के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, 1 मास के जो हो जाता है किसके डायरेक्टली, सॉरी इनवर्सली, हाँ किसके डायरेक्टली, सॉरी हाँ। फिर अगर हमने देखा मोमेंटम जब सेम है, तो के जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, मास के, इनवर्सली। सर ये क्या हो गया, मोमेंटम सेम गया, क्योंकि K1 हमने रखा 1/2 v1, क्या होगा, K1 रखा K2 रखा, K1 में रखा 1/2 m1 v1, एक मास फूटा, दोनों मास फूटे, दोनों अपोजिट साइड से हुआ, तो m1 v1, तो K1 में रखा m1 v1 और स्क्वायर जो फॉर्मूला में लगता है वो लगा दिया। और वर्क एनर्जी में हमने पढ़ा था p² 2 m1 का है ना, m1 का बता रहे। फिर दूसरे हमने गया तो दूसरे K2 का देखा, तो इक्वल टू 1/2, तो m का मास 2 था, और सॉरी
m2 और v2 और स्क्वायर भाई फॉर्मूला में लगा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं होनी चाहिए। और वर्क एनर्जी में पता था p का स्क्वायर अपॉन में 2m2 मास 2, ठीक है, ये सब देखे। उसके बाद हमने देखा मोमेंटम सेम है तो क्या आ जाता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्या आ जाता है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी भाई साहब क्या आ जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता है किसके, मास के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब क्या है कि अगर मैं देखूँ, अगर मैं एक एज्यूम करूँ, देखो कॉमन सेंस भी ये चीज कहता है कि अगर मैं एक एज्यूम करूँ, मानो मेरा क्या है, मैंने बंदूक लिया, क्या लिया, बंदूक लिया, क्या लिया, बंदूक लिया। मतलब कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो मास अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना काइनेटिक एनर्जी मास के, इस फॉर्मूले के हिसाब से ये जो हम लोग निकाल रहे काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, 2 मास एक्सप्लोजन हुआ है, ठीक है, ये हो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम से मतलब काइनेटिक क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब। तो मतलब मोमेंटम सॉरी मास ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कम हो गया। तो देखो ना, अगर मैं एक गन है, मेरे पास एक गन है, देखो मेरे पास एक गन है, मेरे पास एक गन है। अब गन जो मेरे पास है, गन जो मेरे पास है, गन जो मेरे पास है, तो गन में मैंने क्या किया, गोली लगा दिया। गन में मैंने अगर गोली लगाया तो गन में जैसे ही ट्रिगर गन का दबाया, ट्रिगर जैसे मैं गन का दबाऊंगा तो गन पीछे भागेगा, गन पीछे भागेगा और जो गोली है अपोजिट साइड सीधे भागेगा और गन अपोजिट साइड भागेगा और वेलोसिटी गोली का सीधे होगा। ये तो थर्ड लॉ का है, हाँ। लेकिन बात ये आता है गोली का, जो बंदूक का गोली जो है उसका मास जो है वो कितना है, कम है, इसलिए उसका वेलोसिटी क्या है, स्विंग तेज जाता है। और बंदूक जो है उसका मास क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या होता है भाई साहब, वो पीछे धीरे से जाता है, मतलब कम जाता है क्योंकि मास ज्यादा है। तो यही चीज कह रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है मास के, क्योंकि मास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मास कम, जैसे बंदूक और गोली का एग्जाम्पल, ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, अब एक्सप्लोजन का हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो के एक्सप्लोजन का अगर हम लोग निकालें, दोनों का ले लो, K1 प्लस इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, आ जाओ इधर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ठीक है, देख लो के अगर प्रोपोर्शनल है 1 मास के तो क्या आ जाएगा, हम लोग अगर के का हम लोग काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन निकाले तो कितना आ जाता है हमारा, K1 प्लस K2, मतलब K1 प्लस K2 को हमने करा, क्या है भाई साहब, P, देख लो इधर देख लो, P का स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस दूसरा P का स्क्वायर 2m2, ठीक। इक्वल टू में अगर हम लोग देखें तो एलसीएम इन दोनों का करोगे तो नीचे आ जाएगा 2, ऊपर में कॉमन P का स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू में आ जाएगा। अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 अपॉन में m प्लस m, ठीक है, ये m1 प्लस m2। तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला हमारा, क्या आ जाएगा भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी, ये जो हमारा होगा P इक्वल टू, ये जो हमारा टोटल फॉर्मूला जो आ जाएगा P का स्क्वायर, देखो यार इधर थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटाता हूँ, देख लेना, रिलेट कर लेना भाई साहब, या तो यहाँ लिखता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, अपने पास जब है हर कुछ तो हम क्यों जाए, किसी के पास तुम्हें दिख रहा होगा क्या, हाँ। तो देखो, तो ये क्या हुआ, एक बार मैं फिर से कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ कि तुम्हें सही से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, देखो अगर मैंने कहा कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, वो क्या है भाई साहब, मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम, जैसे गन वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है। अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो मैं अगर के का एक्सप्लोजन निकालू, मतलब के का एक्सप्लोजन निकालू, अगर के मतलब के का क्या निकालू, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्लोजन निकालू, तो क्या आता है, क्या आता है, K1 प्लस K1 प्लस K2, ठीक है, K1 प्लस K2। अब K1 कितना है भाई साहब इसका, K1 कितना भाई साहब इसका, K1 कितना भाई साहब इसका, P का स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस P का स्क्वायर अपॉन में 2m2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम दोनों ये दोनों जो है P का स्क्वायर अपॉन में 2m1 प्लस P का स्क्वायर अपॉन में 2m2, तो ये तो इन दोनों में से आया, तो इन दोनों को हमने रखा तो K1 प्लस K2, तो इन दोनों का फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अगर इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो नीचे क्या आ जाता है,
इन दोनों का एलसीएम लेंगे इक्वल टू लगा के, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, पी का ऊपर में पी का क्या आ जाएगा भाई साहब, पी का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा भाई साहब, इक्वल टू 2 आ जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा m1 m2, ठीक है, m1 m2, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्लोजन का 2 पार्टिकल्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आना सबसे बड़ा जरूरी है। अगर तुझे समझ में आया है, अगर ये समझ में भी नहीं आ रहा लिखा होगा क्या, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ये भी समझ में नहीं लिखा होगा क्या, अगर तू सुन लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तू रिलेट कर रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, तू अपने दिमाग में सोच रहा है, तो तू आराम से ये कर लेगा भाई साहब। तू अगर दिमाग में 2 पार्टिकल करके तू अपने आप भाई कर लेगा, आते जाएगा भाई जरूर। अगर तू थोड़ा सा भी एक्सप्लोजन का भी जो समझाया अभी, कॉलिजन का जो हमने अभी कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोशन में कॉलिजन समझा, अभी एक्सप्लोजन जो अभी हम लोग समझे, डेरिवेशन समझे, भाई सब खुद से कर सकता भाई साहब तू। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्टली ध्यान से कान खोलने की जरूरत है और इमेज फॉर्मेशन करते जा, माइंड में क्या हो रहा नहीं हो रहा वाला। तो ये कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए भाई प्लीज। आधे घंटा बैठ रहा है, 1 घंटे बैठ रहा है, तो कॉन्सेंट्रेट कर प्लीज प्लीज, फिजिक्स में तो स्पेशली। ठीक है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, किसका आ गया फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का आ गया, एक्सप्लोजन का हमारे पास आ गया। तो हमने ये डेरिवेशन कर लिया, कोई दिक्कत था क्या, अच्छे से समझ भी लिया, उससे डेरिवेशन कर लिया। देखो समझ के डेरिवेशन फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे बनता है, कोई काम होगा तब उसका फॉर्मूला बनेगा। मैं अगर चल रहा हूं तो जाकर आगे मैं जा रहा हूं तो पीछे फोर्स भी लग रहा है, तो F1 जितना लग रहा है तो माइनस का F2 भी लग रहा है ना, आगे जितना तो पीछे धकेल रहा है। तो कोई काम होगा तभी फॉर्मूला बनेगा, तो उस काम को ही पकड़ लेना, हो क्या रहा है, तो आसान हो जाएगा लाइफ में। अरे होगा कि नहीं यार, होगा, सिंपल सा बताया, तू छोड़। ठीक है, तो ये एक्सप्लोजन का हो गया, 2 पार्टिकल एक्सप्लोजन रेस्ट में है ना। तो फटा बम, तो ये एक इधर मास एक इधर मास गया है ना। तो P1 कितना था, 0 था, अगर फोर्स लगा तो कितना हो गया, m2 का वेलोसिटी 2 माइनस m1 वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो गया बदल। ठीक है, फिर काइनेटिक इधर 1.2 m1 स्क्वायर, ये लगा दिया सब कुछ निकाल दिया, फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है डेरिवेशन फॉर्मेशन। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं भाई साहब। आ जाओ फटाफट एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं भाई साहब, एक्सप्लोजन के रिलेटेड। आ जाओ फटाफट देख, आ जाओ ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जो 1996 में 1996 में पूछा गया था नीट में। ठीक, फटाफट हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि ए मैन फायर अ बुलेट ऑफ मास 2 ग्राम, ठीक है, कुछ 2 ग्राम 2 GM कुछ है, ठीक है, 2 GM है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दी गन इज ऑफ 1 kg मास, बाय व्हाट वेलोसिटी दी गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। कह रहा है कि एक क्या है, एक ये मैन है, सुंदर सुंदर सा खतरनाक है, एक मैन है जो क्या कर रहा है भाई साहब, ठीक है, जो क्या कर रहा है, बुलेट फायर कर रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बुलेट का मास कुछ GM दे रखा है। ठीक, और बुलेट की जो स्पीड है कितनी है, 5। अब यहाँ से जो बुलेट निकली किसकी, कितनी स्पीड है उसकी, 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो निकली। ठीक, अब पूछ रहा है कि गन इज ऑफ दी 1 kg मास, इस गन का जो मास था कितना था, 1 kg था। ठीक, ठीक, बाय व्हाट वेलोसिटी दी गन, वेलोसिटी क्या होगा गन का, जब ये गोली छोड़ेगा, जब ये ट्रिगर दबाएगा, तो जब गन रिबाउंस करेगा, रिबाउंस मतलब पीछे जब जाएगा, बैकवर्ड जब जाएगा गन, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किसकी, रिबाउंस गन की। जब ऐसे गोली चलाएंगे तो गोली जो होगा आगे जाएगा और उसके अपोजिट साइड ऑफ गन ऐसे जाएगा, तो उसका मास कितना, कुछ 1 kg, तो वेलोसिएट कितना करेगा वो पूछा है ना। तो ऐसे तो फॉर्मूला लग सकता है ये वाला जो हमने अभी करा था, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बता दो, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 क्या होता है, बराबर होता है m2 v2। अगर हम m1 का देखें, मास कितना है, 200, ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 5 इक्वल टू m2 कितना है,
1 इंटू V2 कितना है, V2 ही है भाई साहब, कुछ है नहीं, ठीक। तो ये देख लेते हैं। तो ये भाई साहब हमने फॉर्मूला लगा दें M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ठीक। किसका निकालने के लिए, गन जो पीछे गया है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी। M1 V1 इक्वल टू V2, M1 कितना था 200 था, तो दे दिया। V1 वेलोसिटी है कितना कर रहा था गन, 5 मीटर, तो 5 दे दिया। और दूसरे है ना, उसके बाद दूसरा जो मास था इसका कितना था गन का, 1 kg, तो 1 kg डाल दिया, और वेलोसिटी का ऐसी। अब यहाँ सबसे पहले बात है कि ये केजी में दिया है, किस में दिया भाई साहब, केजी, 1 kg केजी में दिया है गन, तो हमें यूनिट जो है जीएम में है, केजी में चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम यूनिट को चेंज करते हैं। तो यूनिट को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यूनिट को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 200/1000, 200/1000 से क्या करना पड़ेगा बेटा, ये 5 इधर उतर जाएगा, इक्वल टू में 1 × V²। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों को भाई साहब काटना पड़ेगा। 5 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई साहब, 5 का 5 5 दूनी 10, 5 का 5 5 दूनी 10, 10 लिख देंगे और 2 जीरो उतार देंगे, तो ये भी 1000 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 1000 हो गया। अब ये 1000 से 1000 सब कुछ काट दो। जब ये काट दोगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 × V का स्क्वायर, 1 × B का स्क्वायर, 1 × B का स्क्वायर। तो यहाँ का क्या बचेगा भाई साहब, 1 × V था यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 × V था स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 = V का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 = V का स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा होता है भाई साहब, 1 मीटर, ये रहा पहला हो जाएगा कितना, 1 मीटर, ठीक है। दूसरा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, पहला हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। गन जो पीछे गया, रिबॉन्स हुआ, तो उसकी जो वेलोसिटी कितनी आई, 1 मीटर/सेकेंड वेलोसिटी आई, जो गन रिबॉन्स करा, गन जो पीछे गया, बुलेट आगे गई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन 1996 में पूछा गया है, बहुत आसान क्वेश्चन नीट में भाई से है, बहुत मस्त क्वेश्चन, लॉजिकल। आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन देख लो रे, लिखना है तो लिख लो रे फटाफट, ठीक है। आगे हम लोग फटाफट चलते हैं, देखो नीचे तक आ गया। कितने में आया, ये देखो भाई साहब, मस्त क्वेश्चन आ गया है। आ जाओ फटाफट करते हैं भाई साहब। ये 2010 में पूछा गया था, प्री में पूछा गया था ये क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है, तो कोई बात नहीं, समझ के हम करेंगे। समझ जाओगे तो डिफिकल्ट की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। डिफिकल्ट जिंदगी में सर कुछ नहीं होता। अच्छी बात देखो, ए मैन ऑफ 50 kg mass is standing in a gravity free space at height of 10 meter above the floor। ये एक फ्लोर है, ठीक है। ये क्या है, एक फ्लोर है, ठीक है, एक फ्लोर है, ठीक है। एक हाइट पे यहाँ पे बंदा है, यहाँ पे क्या है, बंदा है, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, फ्री स्पेस, ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, हाइट पे। अब ये जो ग्राउंड से, या कह सकते ग्राउंड से जो हाइट, जिस हाइट पे ये है बंदा, तो इसकी जो हाइट हो जाती है ग्राउंड से जिस हाइट पे है बंदा, कितना होता है, 10 मीटर। 10 मीटर कितना हो जाता है, 10 मीटर, ठीक है। अब दी फ्लोर। अब क्या बोल रहा है आगे, ही थ्रो अ स्टोन ऑफ अ 0.5 kg। यहाँ पे इसके पास क्या है भाई साहब, 0.5 kg का एक स्टोन है भाई साहब, ठीक है। इस स्टोन है इसके पास स्टोन, ठीक है। और यहाँ पे बंदा है जो 5 kg का है, ठीक है, स्टोन है इसके पास, ठीक है। मेरी बात समझ लो, अच्छे से मैं बना देता हूँ कि समझ जाओ अच्छे से, नीचे और करके। ये बैठा हुआ है यहाँ पे, मान लो बंदा, ठीक है। इसका मास कितना है, 50 kg। कितना मास है इसका, 50 kg। और इसके हाथ में एक पत्थर है, स्टोन है, जिसका मास कितना है, 0.5 kg, ठीक है। और ये क्या है, ये इस ग्राउंड से, जो जिस हाइट पे है, ग्राउंड से जिस हाइट पे है, तो उसकी हाइट कितनी, 10 मीटर है ग्राउंड से, और जहाँ पे ये बैठा है जिस हाइट पे, तो 10 मीटर है, ठीक है। और ये जहाँ पे बैठा वहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है, फ्री स्पेस है, ठीक है। ये समझ लो, इतनी बात समझ गए, ठीक है। उसके बाद ही थ्रो स्टोन, हाँ इसके स्टोन है भाई साहब, जो इसका मास है 0.5 kg मास, ठीक।
अब ये क्या कर रहा है, इस स्टोन को क्या कर रहा है, नीचे फेंक रहा है। क्या कर रहा है, इस स्टोन को ये लड़का क्या कर रहा है, जो 10 मीटर हाइट पे बैठा है ग्राउंड से, नीचे फेंक रहा है इस स्टोन को, नीचे ऐसे फेंक रहा है, डाउनवर्ड फेंक रहा है, नीचे फेंक रहा है, ठीक है, स्टोन को, ठीक है, नीचे फेंक रहा है। तो ये जब नीचे फेंकेगा तो विथ अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, जब ये नीचे फेंकेगा तो इस स्टोन की जो वेलोसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, चलिए चलिए, ठीक। अब क्या पूछ रहा है ये, अब ये क्या पूछ रहा है, when the stone is the floor, मतलब हमारा जो स्टोन है, हमारा जो पत्थर है, कब यहाँ फ्लोर पे पहुंचेगा, क्योंकि इसने तो फेंक दिया भाई साहब 0.5 kg। जब इसने फेंका उस स्टोन पत्थर को तो 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो पूछा क्या है, कब ये पहुंचेगा, कितना सेकंड के बाद पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ पे पहुंचने में, ग्राउंड में पहुंचने में, ठीक। उसके बाद क्या पूछ रहा है, ये क्या कर रहा है, जब ये क्या कर रहा है, कितने टाइम के बाद पहुंचेगा स्टोन नीचे जो ये फेंका है, ठीक है, फेंका है। और दूसरा क्या कहता है, दी फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन, फ्लोर से डिस्टेंस ऑफ द मैन का कितना होगा, ठीक है, ये बताना। तो मान ले ये बंदा कहाँ था, बैठा हुआ, देख ले ध्यान से सुनिए, ये बंदा कहाँ, ऊपर बैठा हुआ था ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पे। इस बंदे का मास था 5 kg और इसने एक पत्थर ले रखा था, स्टोन ले रखा था जिसका मास था 0.5 kg, ठीक है। इसने जैसे ही पत्थर को आगे की तरफ ऐसे फेंका तो इसमें जो फोर्स लगा पीछे की तरफ, मतलब सर अगर ये 0.5 kg का पत्थर पकड़ा हुआ है, अगर ये नीचे फेंक रहा है तो इसके अपोजिट साइड फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जिस साइड पे है वहां पे ग्रेविटी नहीं है, तो ये पत्थर जैसी ऐसे फेंकेगा पत्थर तो ये भी पीछे जाएगा, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से अगर फेंकेगा तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड से उड़ेगा, ठीक है भाई साहब, जाएगा, ठीक जाएगा। अब पूछता है कि भाई साहब टाइम कितना लगेगा पत्थर को, स्टोन को जमीन में पहुंचने के लिए। उसके बाद फिर पूछता है डिस्टेंस कितना हो जाएगा आदमी का जो पीछे हुआ है, तो आदमी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितना करेगा। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जब आदमी ने पत्थर फेंका, ये बंदे ने जब पत्थर फेंका तो ये वेलोसिटी कितना हुआ, ऐसे होगा इक्वली, क्योंकि थर्ड लो लग रहा है इक्वल अपोजिट, तो थर्ड लो लग रहा है इक्वल अपोजिट। और ऊपर से अगर थर्ड लो लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई साहब, मोमेंटम यहाँ जितना मोमेंटम था उतना ही होगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लगा है ना, मोमेंटम जितना इनिशियल मोमेंटम था, मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है, मोमेंटम। अब हमें क्या बताना है, स्टोन की हाइट बताना। फिर अब बताना है कि ये जो पत्थर फेंका, जो बंदा पीछे गया तो इसका वेलोसिटी, मतलब इसने वेलोसिटी कितना करा, क्योंकि इसका तो पता चल गया पत्थर जो नीचे फेंक रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये बंदा जो पीछे गया तो इसमें ही फोर्स लगा होगा, क्योंकि इक्वल ग्रेविटी नहीं, तो इसमें कितना वेलोसिटी वो देख लेते हैं। कैसे निकालेंगे, m1 वही फॉर्मूला होता है, अपोजिट हो रहा है ना, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 निकालो। m1 ठीक, v1 कितना भाई साहब, v1 कितना है वेलोसिटी इंटू 2 है भाई साहब। m2 मास कितना भाई साहब 50 इंटू वेलोसिटी कितना भाई साहब, वेलोसिटी कितना भाई साहब, वेलोसिटी कितना है स्क्वायर का, v ही स्क्वायर है, क्योंकि वेलोसिटी इसी का तो हमें निकालना है, v का स्क्वायर, क्योंकि ये जो स्टोन पकड़ा था हाथ में, तो इसने जो फेंका 10 ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट से, जब इसने स्टोन को फेंका तो नीचे गया होगा, नीचे जो गया तो स्टोन की बता 2 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी था। अब ये जो ऊपर गया तो इसकी भी तो वेलोसिटी होगा आदमी, क्योंकि ग्रेविटी था ही नहीं, तो इसमें जितना फोर्स जितना उसी का हमने फटाफट निकाले। क्या लगा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2 पढ़े थे भाई, इक्वल टू फोर्स लगेगा तो अपोजिट साइड का m1 v1 इक्वल टू m2 v2, यही तो पढ़ते आ रहे, फटाफट लिख लेते हैं। तो m1 जितना था 0.5, m1 कितना 0.5, मास फुटपाथ करके कर दिया। हमें क्या निकाला v का, v करेंगे तो कैसे हो जाएगा, v इधर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई साहब, कितना आ जाएगा भाई साहब 1/50 आ जाएगा, कितना आ जाएगा v स्क्वायर आ जाएगा 1 में इधर 50 आ जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना आ गया भाई साहब, ये जो आदमी है 50 kg का जो पीछे जाएगा, ये कितना जाएगा 1/50 मीटर पर सेकंड से ये पीछे जाएगा, ठीक है भाई साहब। इसकी भी वेलोसिटी निकल गई और इसकी तो भाई वेलोसिटी स्टोन की थी। अब इसके हाथ में स्टोन है तो उसकी तो ये बता दी, उसकी स्टोन है, उसका क्या था, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। और हमें एक चीज और पूछा था कि ये जो हाइट है आदमी का, अब ये भी पीछे जो गया, इसकी वेलोसिटी कितना, तो हमने निकाल लिया m1 v1 लगा के 1/50 मीटर पर सेकेंड। अब पूछ रहा है कि जो स्टोन इसके हाथ में है, देखो पूछ रहा है द फ्लोर ऑफ द डिस्टेंस, द स्टोन इसके जो हाथ में है, तो यहाँ पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है t, तो क्या हो जाता है टाइम का, हम लोग टाइम निकाल लेंगे स्टोन का, कब पहुंचेगा ये फ्लोर ये ग्राउंड पे, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में, तो हटा पूरे पुट कर देते हैं। डिस्टेंस कितना है 10 है ना, स्पीड कितनी है 2,
ठीक है, काटोगे दो पंचे 10 सेकेंड आ गया। कितना आ गया भाई साहब, इस पत्थर को जो स्टोन को फेंका है यहाँ जमीन में आने में कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड लगेगा भाई साहब, समझ गए 5 सेकंड लगेगा। अब जो है पूछ रहा है अगर इसको 5 सेकंड लगा यहाँ पे पहुंचने में तो उस समय में आदमी जो है पीछे कितना चला जाएगा। पहले तो भाई साहब इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में हमने निकाला था कि ये जो पत्थर फेंका था तो पत्थर फेंकने का क्या था भाई साहब 2 मीटर पर सेकंड था, और जो ये पीछे गया उसका हमने निकाला मीटर 1/50 मीटर पर सेकंड था। उसके बाद हमने क्या निकाले, पत्थर जो नीचे जाएगा कब पहुंचेगा पत्थर, ये क्या वॉल पे मतलब ग्राउंड पे कब पहुंचेगा स्टोन, तो हमने निकाल लिया टाइम का लगा लिया टी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्म में स्पीड, टाइम में डिस्टेंस कितना 1 तो काट के 5 सेकंड में ये पत्थर पहुंच जाएगा। अब ये पत्थर पहुंचा तो उस वक्त जो ये आदमी है वो कहाँ रहेगा, क्योंकि फोर्स है ना भाई इक्वल टू ग्रेविटी, तो ये आदमी कहाँ रहेगा उस वक्त, ये आदमी उस वक्त कहाँ रहेगा, तो वो और निकालेंगे हम लोग। तो आदमी का डिस्टेंस कहाँ रहेगा जब ये पत्थर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आदमी का डिस्टेंस कितना रहेगा वो चीज निकालेंगे। तो भाई जब टाइम दिया है तो डिस्टेंस d इक्वल टू v इंटू टी, वेलोसिटी डिस्टेंस इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है, ये निकाल लेंगे तो क्या होगा v वेलोसिटी कितनी है भाई साहब, वेलोसिटी कितनी है भाई साहब पहले का आ जाओ, हाँ ये देखो, तो वेलोसिटी कितना भाई साहब, वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी कितनी है इसकी देख लो, वेलोसिटी फटाफट बताओ यार, वेलोसिटी कितनी है इसकी, अभी तो निकाला था यार, इसकी वेलोसिटी कहाँ गई, अब इसकी वेलोसिटी कहाँ गई यार, इसकी वेलोसिटी तो अभी निकाली थी, नहीं निकाली थी क्या, 1/, वही तो मैंने कहा 1/50 इंटू टाइम कितना लगा इसको, टाइम कितना लगा भाई साहब, कितना लगा भाई साहब 5 सेकंड लगा है ना, 1/, में वेलोसिटी कितना था भाई साहब, इसका कितना था भाई साहब, आदमी का हमने निकाला था 1/50 और इंटू टाइम कितना था भाई साहब 5 सेकंड था। ओके कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कितना भाई साहब एकदम 5 सेकंड। अब इसको कंप्लीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर में 1/, और नीचे क्या आ जाएगा भाई साहब, काट के आ जाएगा 10 बार में 50 आएगा तो कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। आगे इसको हम लोग डेसिमल में लाएंगे 1/10 को तो कितना आ जाएगा 0.1 मीटर के कुछ करीब आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया, जब हमारा स्टोन यहाँ ग्राउंड पे पहुंच गया था तो आदमी कहाँ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया था, 0.1 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया था, ठीक है। अब पूछा क्या गया है, द मैन ऑफ द फ्लोर विल बी, तो ये फ्लोर से मैन तक की जो हाइट इक्वल टू कितना होता है, मैन फ्लोर है नीचे और फ्लोर का हाइट कुछ ग्राउंड से हाइट यहाँ पे कितना 10 मीटर था, ये पूछ रहा है अभी जो हमारा डिस्टेंस निकला है 0.1 मीटर, जो आदमी ऊपर गया है डिस्टेंस जो हमारा निकला है 0.1 मीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब नीचे से लेके पूरा ऊपर तक का जो जहाँ पे ये आदमी है तो उतना तक का कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना हो जाएगा 0.1 मीटर 10 मीटर इसके हाइट है, तो यहाँ ग्राउंड से लेके जब आदमी 0.1 मीटर पे है ये टोटल करके हमें क्या निकालना भाई साहब, तो हमें क्या निकालना है आदमी का फॉर्मेशन निकालना है, टोटल करके क्या होगा ग्राउंड से लेके आदमी तक की 0 हाइट में, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा भाई साहब 10 प्लस 0.10.1 मीटर कुछ आ जाएगा इसका आंसर, कितना आ जाएगा भाई साहब 10.1 मीटर दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ना पहला होगा ना तीसरा होगा ना चौथा, दूसरा इसका 10.1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। टोटल हाइट हम लोग कर देंगे ग्राउंड से लेके टोटल हाइट आदमी जाता 0.1 दोनों प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 10.1 मीटर था। तो भाई साहब मजेदार क्वेश्चन था भाई साहब, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली था, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन मजा आया स्टार्टिंग में समझा, ठीक है। तो मजा ठीक है, आपको भी मजा आया होगा। 2010 में पूछा गया प्री में भाई साहब, तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा था भाई, ओपी क्वेश्चन था, ओपी स्टार लगा दो 5 6 10 15 लगा दो, पूरा फाड़ दो यहाँ पे स्टार, ठीक है। कैसा मजा आया और आगे देखते हैं, आ जाओ भाई साहब फटाफट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और एंड करते हैं। फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एससीबी ऑब्जेक्टिव का है। बेटा देख, तू भी बोल रहा होगा सर आप एससीबी या प्रीवियस ईयर के लार एससीबी, देख मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जिसमें मुझे ये रहता है कि भाई ये कॉन्सेप्चुअली और दिमागदार है, मतलब दिमाग लगाने वाला और थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब एससीबी का होता ही ऑब्जेक्ट मतलब कि बहुत कॉन्सेप्चुअली। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को फटाफट। ए बॉडी एट रेस्ट, एक बॉडी थी रेस्ट पे, ठीक, कुछ रेस्ट पे, ठीक है। एक बॉडी है रेस्ट पे, ब्रेक इनटू 2 पीस, ये क्या किया ब्रेक करके एक अपना
ब्रेक करके क्या किया अपना 2 पीस कर लिया, M1 इधर M2 इधर, ठीक है। अब बता रहा है कि 2 पीस जो इक्वल क्या, तो ऑफ इक्वल मास होगा है ना, दी पार्ट विल बी मूव। क्या बोल रहा है कि दी इक्वल, क्या बोल रहा है कि जो इक्वल ये मास है, दोनों जो निकला है यहाँ से, ये ब्रेक करके जो 2 पीस मास निकले हैं, तो ये जो इक्वल मास है तो द पार्ट्स विल बी मूव। ये जो इक्वल मास है तो ये क्या करेंगे, मास जो है हाँ, तो ये जो इक्वल मास है, 2 पीसीज ऑफ इक्वल मास जो है, तो बता रहा दी पार्ट्स विल बी मूव। ये कौन से फॉर्मेशन में मूव करेगा, क्या करेगा, इन सेम डायरेक्शन में ये दोनों मूव करेंगे, या अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन में, या इन अपोजिट डायरेक्शन विद द इक्वल स्पीड इसमें करेगा, या इन अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल मास। फटाफट करो, फटाफट कर भाई, फटाफट कर, फिर मैं बताता हूँ। फटाफट कर, दिमाग लगाना। क्या पूछ रहा है, एक बॉडी है भाई साहब यहाँ पे रेस्ट में है, वो ब्रेक करके 2 अपना मास, एक इधर है एक उधर है, 2 पीस कर दिया। अब कह रहा है कि वो इक्वल मास है, तो पूछ रहा है कि दी पार्ट, ये दोनों जो पार्ट है विल बी मूव, कहाँ कैसे मूव करेगा, दी सेम डायरेक्शन में करेंगे, या अलोंग डिफरेंट में करेंगे, या इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड में करेंगे, या इन अपोजिट डायरेक्शन विद अनइक्वल मास में करेंगे। बता इन चारों में से कौन सा होगा। देख अच्छे से, देख अच्छे से, SCV का है, बढ़िया क्वेश्चन है, देख दिमाग लगा, थोड़ा सा तो दिमाग लगेगा। तो क्या होगा भाई साहब इसका, इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड। क्यों, ये दोनों जैसी ही 2 मास में डिवाइडेड होते हैं, तो क्या होते हैं इन दोनों के, एक तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है और एक इक्वल स्पीड हो जाता है। क्यों, थर्ड लॉ लग जाता है ना भाई, इक्वल एक्शन एंड इक्वल रिएक्शन, ठीक है, लग जाता है। तो ये तीसरा वाला सही होता है, ठीक है, और गलत होता है। तो ये भाई मज़ेदार क्वेश्चन हमने किया और हमें मज़ा आया, हम बहुत मस्ती से किए, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आगे जो हम पढ़ेंगे वो एक्सप्लोजन ही पढ़ेंगे, लेकिन अब एक्सप्लोजन जो पढ़ेंगे हम हवा मतलब मिड पॉइंट में पढ़ेंगे। मिड पॉइंट मतलब अभी जो हमने एक्सप्लोजन पढ़ा वो कहीं रखा हुआ था, ग्राउंड पे रेस्ट पे था, तो अब दोनों क्या कर रहे थे, ब्रेक करके 2 मास इधर वाला इधर, तो ये अभी तक हमने किया था। लेकिन अब क्या करेंगे कि मास हवा में ही क्या किया, अपना 2 पार्टिकल्स 2 मास फॉर्मेशन कर दिए। तो 2 मास इन हम लोग करेंगे एक्सप्लोजन, जब मास हवा में ही फॉर्मेशन कर देता है, 2 पार्टिकल ब्रस्ट कर देता है, ठीक है ना। तो वो हम लोग आगे अब पढ़ेंगे, आगे जब लाएंगे आगे हम जब लाएंगे कॉन्सेप्ट को आगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। आज भी हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम को हमने अच्छे से समझा, उसके बाद हमने कोलिजन को समझा और एक्सप्लोजन को समझा, है ना, कोलिजन को समझा और एक्सप्लोजन को समझा। तो इन दोनों को अच्छे से समझा और हम लोग धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में और आते जाएगा, समझते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन ऐसे करोगे, ऐसे दिमाग में जल्दी बैठेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। और आप खुश रहिए, हंसते रहिए और मस्ती करते रहिए, और मस्ती कर करके लाइफ एंजॉय कर करके अपना पढ़िए बढ़िए आगे, ठीक है। युद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा ज़िंदगी में। अगर आप युद्ध नहीं कर रहे हो, युद्ध का मतलब होता है कि कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ज़िंदगी में आए हो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा भाई साहब। वो कुछ भी करो, कोई भी फील्ड हो, पढ़ने का फील्ड हो, ब्ला ब्ला, लेकिन करना अच्छा ही, ठीक है। तो चलो भाई साहब आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे और हम सेंटर ऑफ मास के आगे मिड पॉइंट में देखेंगे और एक्सप्लोजन को और अच्छे से जानेंगे, कोलिजन को और अच्छे से आगे जानेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेवल अप बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये सब क्वेश्चन जितना करवाया कर लेना, कॉन्सेप्ट को समझ लेना। बाकी बात इस क्वेश्चन भी भाई जेईई मेंस में, इस कॉन्सेप्ट में से तो भाई जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन फंसते ही, पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं विश्वास होता तो देख लेना अच्छे से और कर लेना, ठीक है फॉर्मेशन। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद।